नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। यूं तो देश में कई जगह चुनाव हो रहे हैं, सबकी नजर बिहार पे भी है कि बिहार में होता क्या है। नीतीश कुमार क्या चौथी बार सरकार में आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, नहीं बनते हैं, तेजस्वी क्या कर पाते हैं, मोदी जी का जलवा कितना चलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी सब्जी में गरम मसाले की जरूरत होती है जब लास्ट में आप सब्जी उतारते हैं। वो गरम मसाला है आजकल चिराग पासवान। लेकिन बिहार के साथ साथ अगर हम हरियाणा में आ जाएं तो हरियाणा में एक सीट पर उपचुनाव है, बड़ौदा। अब एक सीट से न सरकार की सेहत पे कोई बुरी असर पड़ती है ना अच्छी असर पड़े, सरकार की स्थिति वैसी ही रहेगी। लेकिन फिर भी इस एक सीट पर घमासान ऐसा मचा हुआ है कि हर तरफ हरियाणा के हर घर में, सिर्फ बड़ौदा में नहीं, हरियाणा के हर घर में इस सीट की चर्चा हो रही है। और वो इसलिए कि खट्टर साहब की जो पहली वाली सरकार थी वो तो फुल फ्लेजेड थी। इस बार एक इंजन नहीं, डबल नहीं, मल्टी इंजन है, यानी कि आंकड़े पूरे हुए नहीं। जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला का साथ लेना पड़ा और दुष्यंत चौटाला भी सलीके से रहे, इसके लिए कुछ इंडिपेंडेंट को भी मंत्री बना के रखा गया है। इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस। अब सरकार को 1 साल हो गए और उसके बाद पहली बार ये उपचुनाव हो रहा है बड़ौदा में। टेस्ट इस गठबंधन सरकार का भी है, क्योंकि हर चुनाव एक रेफरेंडम है, लोग क्या सोचते हैं उस विषय पे भी है। टेस्ट कांग्रेस का नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी है, क्योंकि अगर बड़ौदा हार गए, लोकसभा में खुद हारे, पुत्र हारे, जींद बाई इलेक्शन हारे, विधानसभा चुनाव में वो नंबर्स नहीं आ पाए, और उसके बाद ये बड़ौदा है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की कांग्रेस में क्या भविष्य है ये बड़ौदा का चुनाव तय कर देगा। और अभय चौटाला यानी INLD भतीजों से पार पाते हैं कि नहीं, अस्तित्व वहां पे भी है। इसलिए बड़ौदा में देखिए कैंडिडेट गॉन है और उनके सेनापति चुनाव लड़। इसलिए हमने ये कहा कि एक दिन आज 31 तारीख को सुबह से लेकर रात तक बड़ौदा की महापंचायत लगाई जाए, और इस महापंचायत में उन तमाम नेताओं को हम आपके पास लेकर के आए जिनका बड़ौदा से सीधा वास्ता है, बड़ौदा चुनाव से सीधा वास्ता है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं, और ओपनिंग बैट्समैन इस वक्त जो महापंचायत में आ रहे हैं, खास मेहमान बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, बहुत तेज तरार, एनर्जेटिक और युवा नेता हैं। पिछले बार सरकार का वित्त संभाल रहे थे, यानी फाइनेंस मंत्रालय संभाल रहे थे, यूं तो और भी कई महकमे थे। इस बार भी बड़ौदा चुनाव में सक्रिय रोल अदा कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो रणभूमि बड़ौदा की है और कई सारे रणबांकुरे मैदान में है। ऐसा क्या हो गया, एक सीट पर उपचुनाव है, लेकिन कैंडिडेट की बात नहीं है, सारी पार्टियों की जो रणबांकुरे हैं, बड़े नेता हैं, वो मैदान में लड़ रहे। मतलब बारात में दूल्हा गायब है और बाराती मतलब उसके मौसा, मामा, ताऊ, ये सब आगे। दूल्हे के बिना तो बारात हो ही नहीं सकती, दूल्हा भी है और बाराती भी है जी। और उपचुनाव है। स्वाभाविक है कि जब प्रदेश में एक उपचुनाव हो तो उसमें केवल उम्मीदवार नहीं, पूरी पार्टी, संगठन, सब नेता उस उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए अपने उतरते हैं। तो उस नाते से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस और चाहे इंडियन नेशनल लोकदल और यहाँ तक कि एक और पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं, तो उन सब अपने अपने संगठन दल सब लगे हुए हैं। तो मैं मानता हूं कि उपचुनाव का अपना महत्व भी है। और ऐसे समय में, जबकि जैसा आपने कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि अपने आप में एक स्पष्ट बहुमत की सरकार ना होने की स्थिति में गठबंधन सहयोगी हैं, सरकार के पास में पर्याप्त मत हैं, सरकार की मजबूती में कोई संदेह नहीं है, लेकिन सरकार के पक्ष में श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी की विधानसभा में एक विधायक और जुड़ जाने से ताकत बढ़ती है।
तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। कांग्रेस का अपनी सीटिंग एमएलए उनके वो आज स्वर्ग में हैं, उनकी वजह से सीट खाली हुई है, तो कांग्रेस भी अपनी सीट के लिए प्रयास कर रही है। जैसे आपने कहा, कोई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है जी। और कोई अपने हैसियत को बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये ऑपोजिशन वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि उनके अनुसार ये बड़ौदा का सिर्फ एक के लिए एक हलके का चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव नहीं है। वो कहते हैं कि इसके रिजल्ट आने दीजिए। आज से 30 साल पहले महम का एक बाई इलेक्शन हुआ था और उसके 4 महीने 5 महीने के बाद स्थितियां क्या हुई थी हरियाणा में सबको पता है। ये कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय चौटाला, कि अभय चौटाला तो महम की बात कम ही करते हैं, भूपेंद्र हुड्डा साहब कहते हैं कि ये 30 साल पुराना जो महम में हुआ था वो बड़ौदा में भी होगा। बड़ौदा के रिजल्ट के बाद सरकार में उथल पुथल और गिरना तय है। एक नई दिशा मिलेगी बड़ौदा के रिजल्ट से। देखिए, हरियाणा प्रदेश में खट्टर सरकार पूरी तरह मजबूत है और उनको जेजेपी के रूप में दुष्यंत चौटाला जी का 10 विधायकों के साथ में समर्थन है। वहीं पर इंडिपेंडेंट विधायक भी इतने हैं कि उनके साथ भी अकेले सरकार बनाई जा सकती थी। उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को और श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जो अपने अतीत में जीने की कोशिश करते हैं, वो महम जैसी परिस्थितियों को हरियाणा में पहले भी निर्माण करना चाहते थे। वो महम को पहले भी हरियाणा के अंदर दोहराना चाहते थे कि किसी प्रकार से उनके जो राजनीतिक जीवन का जो यात्रा है उसमें हिंसा करते हुए, समाज और सरकार को आमने सामने लड़ाते हुए और उसके अंदर अपनी राजनीतिक पौध तैयार करने की उनकी संस्कृति रही है। और जो पूरा का पूरा 20 साल तक देश की किसी संसद या विधानसभा का मुंह नहीं देख सका वो परिवार, वह इस महम के अंदर हिंसा करा करके और उन्होंने अपनी राजनीति के पुनर्जीवन की शुरुआत की। और उसके बाद में कंडेला के अंदर भी इसी प्रकार का वातावरण करते हुए आम समाज, भोला भाला समाज और सरकार और पुलिस के बीच में टकराव करा करके लाशों के ऊपर राजनीति करने का अगर किसी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड और इतिहास बनाया है, वो श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का है। सब जानते हैं, इसलिए उनका महम और कंडेला मॉडल की राजनीति है। लेकिन आज बड़ौदा में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। बड़े अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है और न उस प्रकार की सरकार है जिसने वो वातावरण बनाया होगा महम का या कंडेला का। आज ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की वो चालें अब चलने वाली हैं। ये सीधा सीधा राजनीतिक मुद्दों पर लड़े जाने वाला चुनाव है और राजनीतिक मुद्दों पर लड़ना चाहिए। और ये सही बात है कि एक विधायक के बन जाने से सरकार को निश्चित तौर पर मजबूती तो मिल सकती है, लेकिन सरकार की कमजोरी नहीं आ सकती है। जैसा पहले भी 31 एमएलए थे कांग्रेस के, जीत गए तो भी 31 रहेंगे, नहीं तो 30 सरकार तो और मजबूत हो सकती है, लेकिन सरकार एक ना जीतने से खट्टर सरकार कमजोर नहीं हो सकती है। एक आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे पिछले टेन्योर में, और जब बड़ौदा की बात होती है तो बीजेपी ये कहती है, पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आरोप लगते थे, उनकी पार्टी के लोग आरोप लगाते थे कि हुड्डा साहब 2-3 जिलों के मुख्यमंत्री हैं और यहीं पे कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन जब आपकी सरकार आई, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो एक नारा हुआ सबका साथ सबका विकास। लेकिन बड़ौदा में वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो होना चाहिए था। बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस से 10 साल का हिसाब मांगो, कांग्रेस कहती है जी 6 साल ये लोग हैं अभी करंट में, इनसे हिसाब मांगो, प्लस खट्टर साहब वो 4 महीने की बात कर देते हैं। मतलब कुल मिलाकर करके डेवलपमेंट कहाँ रहा? देखिए, बड़ा वाजिब सवाल है आपका। और मैंने बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लिए गोहाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विषय का जवाब दिया था। मैं दोहराता हूं कि ये बात सही है कि बड़ौदा में जितना विकास होना चाहिए विकास नहीं हुआ, लेकिन इस विकास न होने के लिए कौन जिम्मेदार है? 10 साल जिन्होंने हरियाणा की सरकार के मुखिया के तौर पर इस इलाके की चौधर के नाम पर वोट मांगे, तुम्हारा राज लेकर के आऊंगा ये कहकर के वोट मांगे, और इलाके का विकास करूंगा इसके नाम पर वोट मांगे, लेकिन बड़ौदा की सीमा उनके अपने निजी हलके से लगती है और कहते हैं मेरा गुआंढी है, मेरा भाईचारा है, मेरा इलाका है।
तो फिर बड़ौदा के गांव और बड़ौदा की जनता वह कॉलेजों से क्यों वंचित रही, वह क्यों महरूम रही विकास से, उनको बिजली, पानी, नौकरी, रोजगार और सम्मान में वो हिस्सा क्यों नहीं मिला। 10 साल लोगों ने उन पर भरोसा करके उनको वोट दिए। 10 साल के बाद और 2 बार अगले 10 साल की भी जनता ने तो अपनी तरफ से उनके पक्ष में फिर भी वोट दिए, लेकिन उन्होंने आज तक किया क्या। जवाब उनको देना चाहिए जिन पर भरोसा करके जनता ने वोट दिया। विश्वासघात किया उन्होंने कि बड़ौदा क्षेत्र को उन्होंने पूरे विकास की हवा नहीं लगने दी, नौकरी रोजगार का कोई उनको मौका नहीं लगने दिया, छूने तक नहीं दिया। ये भी ठीक है कि हमारा सबका साथ सबका विकास का मॉडल हमने चलाया, उसमें अपनी तरफ से सरकार के खजाने में से सभी 90 विधानसभाओं में बराबर समान रूप से धन वितरण की व्यवस्था हमने की। उसमें कुछ चीजें मंजूर हुई, कुछ चीजें कहीं उनका अमल हो गया, कहीं अमल नहीं हो पाया। तो जितना विकास हो सकता था उतना विकास नहीं हो पाया, उसमें स्वीकार ईमानदारी से करना चाहिए। लेकिन आज एक अवसर है, और आज एक अवसर है कि जब उनको इतना अवसर दे दिया, इतना मौका दे दिया, तो एक मौका खट्टर साहब को भी मिले, उनको भी 4 साल अपने हाथ दिखाने का मौका मिले कि वो भी विकास करके दिखा सके। उस नाते से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव में जनता के बीच में जाकर के और हर घर में राम राम करता हुआ जनता का आशीर्वाद मांग रहा है। एक आपके पुराने मित्र हैं INLD में, नाम अभय चौटाला है। वो कहते हैं जरा सरकार से पूछिए कि इतना अगर काम किया है तो आर्मी लेकर के मंत्रियों को क्यों बड़ौदा के गांव में जाना पड़ता है। एक मंत्री जाते हैं तो 100 पुलिस वाले जाते हैं। कहते हैं निहत्था कोई जा कर करके बिना पुलिस बिना फोर्स का बड़ौदा के गांव में जाए, और कोई भी मंत्री, और जरा जाकर के दिखाएं। ये सरकार से नाराजगी नहीं है तो क्या है। ये अभय हमेशा ये अपने हर मीटिंग में ये कह रहे हैं। देखिए, ये तो राजनीतिक कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि वह अपने विचारधारा, अपने संगठन, अपने दल, अपने उम्मीदवार के पक्ष में जाकर के प्रचार करे। और उसी नाते से लगभग 86-87 साल की उम्र में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वह जनता के बीच में गांव-गांव के अंदर वह जा रहे हैं। तो अगर अभय सिंह जी दूसरों से सवाल पूछते हैं तो स्वयं भी अगर इस सवाल का खुद को जवाब दे दें कि इस उम्र में जब वो घूम रहे हैं, हम उनकी जीवट को प्रणाम करते हैं, हम उनके संकल्प को सराहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति दूसरे को एक उंगली दूसरे पर उठा रहा है तो 4 उसकी अपनी तरफ भी है। जी, ये मंत्रियों का विरोध हो रहा है कई जगह। फुटेज आजकल एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, जिसमें खूब आजकल चीजें वायरल होती है। ऐसा क्यों है? ये प्लान्ड है या लोगों की नाराजगी है, क्या है? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आज के दिन जो है, एक कोविड का समय में कोविड का पेंडेमिक की एक शब्द चलता है कि पेंडेमिक है, महामारी है। तो वहीं साथ में WHO ने एक नया शब्द भी निकाला है कि कोरोना के समय में ये एक महामारी अलग है, लेकिन इंफॉर्मेशन पेंडेमिक की वो एक अलग महामारी है। तो एक ऐसा सोशल मीडिया का एक ऐसा ये युग चला है जिसमें जो एक प्रकार से जो गली का कूचे का जो भाषा और व्यवहार कहीं ना कहीं वो बड़े दायरे में जो सोशल मीडिया के माध्यम से आ गया है। और एक ये नए इंफॉर्मेशन का युग है, तो इसमें अनफिल्टर्ड है। तो इसको कोई क्रॉस वेरिफिकेशन करने का, चेक करने का, कोई मीडिया का जो एक रेगुलेटेड मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, उसको चेक करने का, कोई एडिटोरियल पॉलिसी, जो एक जो संपादकीय नीति जो नैतिक नियंत्रण होता है, उसको जो कहते हैं खबर सच है, खबर गलत है, वो इसके ऊपर कुछ लागू नहीं है। ये एक ऐसा परिवर्तन का युग है, तो संक्रमण काल है। तो इसमें इस प्रकार के कंफ्यूजन जो हैं वो हो रहे हैं, दिख रहे हैं। उसका उपयोग, दुरुपयोग राजनीतिक लोग अपने पक्ष में, अपने विपक्ष के नाते से चलता है। तो उसका समय समय पर कोई उसका किसी ने उसका फायदा भी उठाया है, तो आज किसी के वो ऊपर भी पड़ रहा है। तो ये तो एक दौर है। जिन्होंने इसका इस्तेमाल
अपने पक्ष में किया है तो उनके सामने वो चीजें दूसरी भी आ जाती हैं। तो ये तो एक ऐसा हथियार है जिसका कब कौन शिकार हो इसका कुछ नहीं कह सकते। कृषि बिल को लेकर के अभी बहुत मसला गर्म है और चुनाव का तो वक्त ऐसा होता है जब मुद्दे और ज्यादा गर्म हो जाते हैं। आपके ऑपोजिशन के जो लोग हैं वो कहते हैं कि मान लिया कि मोदी साहब ने ट्वीट कर दिया, मोदी जी ने ट्वीट किया कि एमएसपी पे कोई समझौता नहीं, कभी वापस नहीं होगा। खट्टर साहब कहते हैं कि अब उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर एमएसपी हटाया तो मैं राजनीति से हट जाऊंगा, छोड़ दूंगा राजनीति। ये तमाम बयान आ रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कि अगर इतना ही सब कुछ ठीक है तो फिर कानून में 2 लाइन लिखने में क्या दिक्कत है एमएसपी के बारे में? एक तो मैं आपने बाद में उसको दुरुस्त कर दिया, कृषि बिल नहीं, अब ये कृषि कानून बन चुका है। हाँ। जैसे आपने कहा कानून में क्या दिक्कत है, तो ये जो तीनों कृषि कानून आए हैं, मैंने पहले भी कहा है कि ये कृषि कानून की भूमिका क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई कि किसान का भला कैसे हो, उन्होंने अपनी बहुत सारी रिकमेंडेशन लिखी और उस रिकमेंडेशन का अध्ययन करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपनी उनकी सरकार के रहते हुए उन्होंने देश में अनेकों केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाई। वो कमेटी की अध्यक्षता उन्होंने ये सोच करके कि शायद किसानी का दुख दर्द जानते होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को बनाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब भी उसके सदस्य थे और उनके हुड्डा साहब ने उसका लंबे समय तक पता नहीं क्या अध्ययन करते रहे, उस पर कोई कार्रवाई उन्होंने करी नहीं। अंततोगत्वा हुड्डा साहब ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कर दी। उस रिपोर्ट में जो लिखा गया है उसके आधार पर ये तीनों कानून बने हैं। हुड्डा साहब ने जो रिपोर्ट दी, उसकी रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है उस रिपोर्ट के आधार पर ये 3 कानून बने हैं। उसी रिपोर्ट के आधार पर देश में ये फसल बीमा लागू हुआ है। उस रिपोर्ट में अगर हुड्डा साहब को इतनी चिंता थी तो उस रिपोर्ट में क्यों नहीं लिख दिया कि जब ये सब चीजें लागू हों तो किसान के मन में कोई संशय ना आए, तो किसान को सुनिश्चित करते हुए इसमें एमएसपी जारी रहेगी, एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाएगा, ये कानून में शामिल होना चाहिए। तब उन्होंने ये क्यों नहीं किया। दूसरी बात जहां तक है कि किसी भी नेतृत्व की एक विश्वसनीयता का पैमाना होता है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कुछ बात बोलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है मेरे नेता पर कि मोदी जी ने कह दिया तो पत्थर की लकीर है। मेरा विश्वास है पूरा कि उन्होंने कहा है कि एमएसपी कभी भी नहीं हट सकता, तो एमएसपी कभी भी नहीं हटेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मोदी जी के अलावा मुझे इस देश के किसान की ताकत पर विश्वास है। ये देश का किसान भोला भाला जरूर है, अन्नदाता देवता जरूर है, दूसरों का पेट भर करके स्वयं भूखा सो सकता है, लेकिन देश के किसान के अगर हितों पर कभी आंच आ जाए, ये देश का किसान अपने बड़ी से बड़ी सरकारों को भी हिलाने का दम रखता है, अपने हितों की रक्षा करने की हिम्मत रखता है। मैं नहीं समझता कि भारत के लोकतंत्र में कभी कोई ऐसा दौर आएगा कि 60% देश की जनसंख्या जो किसान मजदूर, जो खेत का ऊपर काम करने वाला जो वर्ग है, उसके हितों के प्रतिकूल कोई सरकार कभी फैसला ले पाएगी। कभी ये हिम्मत करने की, ये हिमाकत करने की चेष्टा मैं नहीं समझता हूं कि कभी भी कोई कर पाएगा भारत के लोकतंत्र में। तो मुझे देश के किसान के ताकत पर भरोसा है, उसकी शक्ति और उसकी हिम्मत पर भरोसा है, और मुझे अपने नेतृत्व पर भरोसा है। पर साथ में मैं शशि जी एक बात जरूर दिलाना चाहूंगा याद, नेतृत्व का भरोसा हम राहुल गांधी जी पर करेंगे क्या? वो कहते हैं कि अगर सरकार हमारी होती तो 15 मिनट में चीन से जमीन खाली करा लेते। अरे अजमल कसाब मुंबई के अंदर 8 घंटे तक तांडव मचाता रहा, तुम वहां पर कमांडो नहीं भेज पाए? तब सरकार तुम्हारी थी, देश अपना था, मुंबई अपनी देश की आर्थिक राजधानी थी। तो एक उनकी विश्वसनीयता कौन विश्वास करेगा?
और एक मोदी जी के इधर कुछ और इतने में उधर उड़ करके और जवाब। तो विश्वसनीयता की बात है, कांग्रेस के लोगों की विश्वसनीयता जीरो है। तो आज ठीक है कि राजनीति में विपक्ष भी अपनी बातों को तात्कालिक तौर पर कुछ समय तक लोगों को भरमा सकता है, लेकिन ये लंबा नहीं चल सकता। और किसान को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। किसान ने अपनी आवाज उठाई, लोकतंत्र में आवाज उठानी चाहिए, आवाज गूंजनी चाहिए, आवाज जहां सुनानी है वहां आवाज सुनानी चाहिए। उसमें मैं पूरी तरह से उनके अधिकार का मैं सम्मान करता हूं, और ताकि स्पष्ट हो जाए कि ये एमएसपी के ऊपर कोई समझौता नहीं है, ये कानूनों का सम्मान है, इन कानूनों को स्वीकार है, देश हित में है, किसान हित में है, लेकिन उसके साथ में शर्त है कि एमएसपी से कोई समझौता नहीं। एक और मसला कैप्टन साहब आया हुआ है, अभी फरीदाबाद में एक बहुत ही दुखद घटना घट गई और मौका है बड़ौदा चुनाव का, तो जाहिर है ये मसला भी उठ रहा है। और बीजेपी या अभी तो गठबंधन है, गठबंधन सरकार में या उसके पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर करके, क्योंकि एक आम आदमी को क्या चाहिए, एक आम आदमी चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से का समर्थक हो या उसके विचारधारा से प्रेरित हो, उसे न एमपी बनना है, न मिनिस्टर बनना है, न कहीं चेयरमैन लगना है, न सीएलयू कराना है, न कुछ कराना। वो तो एक बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सड़क चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल, और लॉ एंड ऑर्डर चाहता है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला ये बहुत ही गंभीर मसला है। शशि जी, बड़े चिंता की बात है, बड़े दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है। एक हमारी युवा बेटी, उसके साथ जिस प्रकार का यह एक वहशियाना और जिस प्रकार से उसका मर्डर हुआ, इससे बड़े दुख की पीड़ा की बात परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए भी कोई दूसरी नहीं हो सकती। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर जो कानून व्यवस्था की मशीनरी है और जो सरकार है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई और सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करेगी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, लेकिन उस बेटी को न्याय नहीं, समाज के अंदर आज भी हमारी जो करोड़ों बेटियां हैं वो देख रही हैं कि समाज और सरकार वह इसके ऊपर सही कार्रवाई करते हैं और सही इसका जो दोषियान हैं उनको जो माकूल, उनके ऊपर जो न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए वो करते हैं। मैं और निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें न्याय होगा और न्याय भी एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करने वाला न्याय होना चाहिए और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इसमें दी जानी चाहिए। सख्त से सख्त सजा जो इसमें है कानून के दायरे में वह होनी चाहिए, वह होगी। चलिए एक बार फिर बड़ौदा पे ही वापस लौटते हैं। और बड़ौदा में एक ऑपोजिशन, क्योंकि वो तमाम सवाल जो ऑपोजिशन के हैं, आप सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए, तो मेरी जवाबदेही है कि वो सवाल मैं आपसे करूं। वो कहते हैं कि पिछले 4 महीने में बुलडोजर चलने लगे, सड़कें बनने लगी, ये होने लगा, वो होने लगा, उसके पहले हो नहीं रहा था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लोकतंत्र है, पब्लिक किसी को भी जिता सकती है, कांग्रेस को जिता दे, आईएनएलडी को जिता दे, वो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिता दे, इंडिपेंडेंट जिता दे, लेकिन सरकार तो सबके लिए है, जहां उसके एमएलए हैं उसके लिए भी, जहां नहीं है उसके लिए भी। तो क्या जो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट को जिताओ और सरकार के साथ चलो और विकास के गाड़ी पे चढ़ो, तो अगर मान लीजिए कोई और जीत जाए, कोई इंडिपेंडेंट जीत जाए, कांग्रेस, आईएनएलडी, ये वो कोई जीत जाए, तो सरकार के लिए फिर ये विकास की गाड़ी यहाँ रुक जाएगी क्या? नहीं रुकेगी और नहीं रुकनी चाहिए। और मैं ये भी मानता हूं कि यह नौबत नहीं आएगी। बड़ौदा की जनता खट्टर साहब को निश्चित तौर पर और मजबूत देखना चाहती है और मजबूत करेगी और उनको ये सीट जिता करके और न केवल हरियाणा में सरकार मजबूत करेंगी और वहीं अपने क्षेत्र का विकास भी सुनिश्चित करेगी। ये आपको मैं स्मरण करा दूं, मेरे बहुत सारे कुछ साथी बैठे हैं, ये हुड्डा साहब के उपचुनाव लड़ने का तो ये तरीका होता था कि चुनाव से 2 दिन पहले
गांव-गांव के अंदर रास्ते में रोड़ी गिरवा देते थे, बिजली के खंभे जो है वो गिरवा देते थे, और वोटिंग के बाद 5 बजे के बाद वापस में ट्रक में वो लदना का काम शुरू हो जाता था। उनके खुद की जीत के बावजूद भी वो ऐसा करते थे। तो ये वो संस्कृति मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कम से कम नहीं है। जब एक विकास का कोई निर्णय हो गया है तो वो उसको सरंजाम पहुंचाने का काम, मुझे खट्टर साहब जी की विश्वसनीयता पर पूरा भरोसा है कि वो पूरी तरह से उनको लागू करेंगे। ये भरोसा गठबंधन में है। अक्सर पॉलिटिकल पार्टी जब आती हैं तो सबका ध्येय होता है सरकार बनाना, क्योंकि जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपकी योजना है, आप सरकार में आएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। ऑपोजिशन में रह के तो उसे विरोध कर सकते हैं। तो जो भरोसा आपको खट्टर साहब पर है, अपनी पार्टी के नेता पर, वो भरोसा, क्योंकि आपकी जो आपकी पार्टी की सरकार है, कई इंजन है, तो खट्टर साहब वाले इंजन पे तो आप भरोसा कर रहे हैं। बाकी जो दूसरे इंजन लगे हुए हैं, है ना, नंबर 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, तो जेजेपी वाले इंजन पर भी उतना ही भरोसा है बीजेपी को? मुझे अपनी पार्टी की बात करता हूँ, कोई भजन गाने नहीं आता है। मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ और मुझे अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री, हमारी सरकार के मनोहर लाल जी पर पूरा भरोसा है। ठीक है, एक सवाल और है सर, बड़ौदा से जुड़ा हुआ। एक ट्वीट पुराना है जो आपसे बेइंतहा इश्क करने वाले लोग हैं ना, जो उस तरफ है, बीजेपी, INLD, वो एक योगेश्वर दत्त का एक पुराना ट्वीट आरक्षण को लेकर के वो बहुत वायरल किया जा रहा है और उस पर बहुत चर्चा भी हो रही है। उसके बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है इसका तो योगेश्वर दत्त ही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये माने कि गठबंधन की गाड़ी पार है, या आप निश्चिंत रहे, ये सरकार पूरी तरह मजबूत है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं रहने वाला। पूरे 5 साल ये सरकार पूरा करेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कैप्टन अभिमन्यु हैं, बहुत नेशनल स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के। तो वाक्य मतलब कहाँ कितना जवाब देना है, ये इनसे बेहतर, बीजेपी में तो फिलहाल मुझे इनसे बेहतर कोई दिखता नहीं है यहाँ। बहरहाल हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमारा काम तो महाभारत के संजय वाला है, आंखों देखा हाल बताना। और कई बार मीडिया के बारे में लोगों की गलतफहमी है कि वो जजमेंट सुनाते हैं। हमारा काम जजमेंट सुनाना नहीं है, आंखों देखा हाल। और इस महापंचायत के जरिए उन तमाम नेताओं को आपके सामने लाना, आपसे रूबरू कराना, और जो आपसे जुड़े हुए मसले हैं, बड़ौदा से जुड़े हुए मसले हैं और हरियाणा से जुड़े हुए मसले हैं, उन पर वो सवाल जो आप करना चाहते हैं वो हमारे इस कार्यक्रम के जरिए उन नेताओं से करना। बाद बाकी लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और ये नेता बड़े और छोटे हमारे और आपकी वोट से होते हैं। तो 3 तारीख को वोट देने जरूर जाइएगा। बाकी फिर 10 को देखेंगे, 10-11 बजे। 14 को दिवाली है, कहाँ दिवाली और कहाँ दिवाला। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद एक और नेता, एक और पार्टी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। लगातार आज दिन भर देखते रहिए बड़ौदा की महापंचायत, सिर्फ और सिर्फ जनता टीवी पर, सुपर एक्सक्लूसिव। शुक्रिया।